नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम इस लक्ष्मीकांत की स्पीच को आगे बढ़ाएंगे और इसी से मैं आगे बढ़ते हुए हम आज पहुंचे आज स्वतंत्र निकाय पर और हम समझेंगे आज स्वतंत्र निकाय क्या होता है। आज आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए समझते हैं। तो स्वतंत्र निकाय दोस्तों होता ही है कि जिस पर किसी गवर्नमेंट वगैरह ज़्यादा उस पर कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप में एक तरह से स्वतंत्र रहती है। उसके पास अपने निर्णय लेने का अधिकार होता है, अपने फैसले लेने का अधिकार खुद ही कर सकता है। उस पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम इसी को आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं कि भारतीय संविधान केवल विधायिका कार्यपालिका व सरकार न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकाय की स्थापना भी करता है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान है वह कुछ स्वतंत्र निकाय की स्थापना भी है। यानी संविधान के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार कुछ स्वतंत्र निकाय भी है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। इससे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं। तो चलिए समझते हैं स्वतंत्र निकाय होते कौन कौन से हैं। तो आपको एक में आ जाएगा दोस्तों निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अपने चुनाव करवाने एवं अपने फैसले लेने का स्वतंत्र होते हैं, इसलिए एक तरह से निर्वाचन आयोग को हम स्वतंत्र निकाय बोल सकते हैं। एंड बी में आप बोल सकते हैं दोस्तों CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो एक तरह से ये जानता है कि पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। ये टैक्स से रिलेटेड अपने कार्य को संभालते हैं। एंड थर्ड हो गया दोस्तों UPSC, जो UPSC भी एक स्वतंत्र निकाय है, जो अपने जिसके थ्रू अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय स्तर की सेवाओं को एक तरह से निवासित के सेवाएँ नियुक्त किए जाते हैं, जैसे IAS हो गए, IFS हो गए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया। एंड आपका फोर्थ हो जाएगा दोस्तों PCS जैसे राज्य स्तर पर कंडक्ट किए जाते हैं PCS, तो वो भी एक तरह का स्वतंत्र निकाय ही है। तो हो गया है, बहुत आसान टॉपिक था। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका 15 है आपातकालीन प्रावधान। तो आप लोग जानते हैं आपातकालीन क्या था। आपातकालीन इमरजेंसी होता है, जो एक तरह से देश में इमरजेंसी वक्त लगाए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं। आपातकालीन की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्र के लिए बृहत आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की समग्रता, एकता, अखंडता और सुरक्षित संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान। यानी इसमें बताया जा रहा है कि मतलब आपातकालीन का क्या क्या एक तरह से महत्व क्या है। तो वहीं जो देश की संपूर्णता, एकता और अखंडता को सुरक्षित करने के लिए आपातकाल जरूरी है, क्योंकि कभी कभी देश में ऐसे विपदा आ जाते हैं कि उस समय आपातकाल जरूरी हो जाते हैं। तो यही आपातकालीन इसमें आई होप हमको लगता है कि आप लोग सभी इससे परिचित होंगे, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते आए होंगे इस आपातकाल के प्रकार को। यही है, आप संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की योजना की गई है। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 में है, एंड 2 में है आपका राज्य में आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, जो आर्टिकल 356 एंड केंद्र के दिशा निर्देशों के पालन में असफलता पे 365 के अकॉर्डिंग एंड 356 दोनों के अकॉर्डिंग हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। एंड थर्ड हो गया दोस्तों जो वित्तीय आपातकाल है, जो 360 है, जो आज तक देश में कभी नहीं लगा है। एंड आपको एक तरह से राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है, राष्ट्रपति शासन भी कितने भी बहुत सारे राज्यों में लग चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है, बहुत आसान सा टॉपिक है आई होप। एंड इसमें हम बस थोड़ा सा लास्ट में आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। यानी आपातकाल के दौरान देखा जाए तो जो डोमिनेंट पावर होता है वो होता है आपका केंद्र ही होता है। राज्य के पावर एक तरह से शक्ति कम हो जाती है। जैसे राष्ट्रपति के शासन के समय सारा शक्ति एक तरह से राज्यपाल के हाथों में चली जाती है और जिसके ऊपर एक तरह से केंद्र का कंट्रोल होता है। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश की ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। यानी इसमें होता यह है कि इसमें आप संविधान में संशोधन किए बिना ही एक तरह से जो संघीय जो ढांचा है, जैसे केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर जो शक्ति का विभाजन है, वो केंद्र और राज्य स्तर पर न हो, एक तरह से पूरे केंद्र स्तर पर हो जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय समान परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है और एक तरह से एक संविधान की अद्वितीय विशेषता है। इसमें आई होप आपको समझ आया हो। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उसको जरूर क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।